हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि अब नया सत्र प्रारंभ हो गया है और विभिन्न विश्वविद्यालयों में सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं और कुछ विश्वविद्यालयों में अभी होनी हैं। आप लोग मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह पर जाकर बीए द्वितीय सेमेस्टर और बीए चतुर्थ सेमेस्टर का सारा पाठ सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी वीडियो उस पर मैंने टॉपिक से रिलेटेड अपलोड कर रखा है। अब मैं आप सभी लोगों को बीए थर्ड ईयर या तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर पढ़ाने जा रहा हूं। और इस फिफ्थ सेमेस्टर में जैसा कि दो पेपर आपको पढ़ना है, पहला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक शासन और राजनीति पढ़ना है। मैं इसमें लोक प्रशासन शुरू कर दिया हूँ। लोक प्रशासन के अंतर्गत मैंने आपको लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र तथा लोक प्रशासन और निजी प्रशासन से अवगत कराया पिछले वीडियो के अंतर्गत। आज मैं इस वीडियो में आपको लोक प्रशासन का एक अध्ययन के रूप में या एक अनुशासन के रूप में या एक विषय के रूप में विकास के बारे में बताने जा रहा हूं। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक यह भी दिया गया है कि एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास एवं मूल्यांकन, विकास या मूल्यांकन। तो इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, इवेल्युएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन यानी कि एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का मूल्यांकन कीजिए या लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है। तो चूंकि लोक प्रशासन विषय का विकास कैसे कैसे हुआ है, लोक प्रशासन का विकास कैसे कैसे हुआ है, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, लोक प्रशासन का विकास। पहले मैं लोक प्रशासन का विकास बताऊंगा, इसके पश्चात में मूल्यांकन के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। जैसा कि लोक प्रशासन वर्तमान समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और एक विषय के रूप में यह प्रतिस्थापित हो चुका है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में लोक प्रशासन का पृथक संकाय या पृथक विभाग स्थापित किया गया है। तो जिस लोक प्रशासन को हम पढ़ते हैं उस लोक प्रशासन का उद्भव कैसे हुआ है, लोक प्रशासन का उद्भव कैसे हुआ है। जैसा कि राजनीति के बारे में हम देखते हैं कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है और प्राचीन यूनान से ही राजनीति की शुरुआत होती है। और यहाँ पर प्राचीन भारत में भी राजनीति की शुरुआत होती है, यानी कि राजनीति जो होती है वह राज्य और प्रशासन का अध्ययन ही राजनीति होती है कि हम प्रशासन कैसे करें। यानी कि लोक प्रशासन जो होता है वह राजनीति के अंतर्गत ही उस समय समाहित होता है। लोक प्रशासन वह अलग से विषय नहीं होता है, राजनीति के अंतर्गत ही समाहित हो जाता है। लेकिन लोक प्रशासन के पृथक विषय के रूप में शुरुआत आधुनिक युग में होती है। लोक प्रशासन का प्रारंभ या उद्भव आधुनिक युग में होती है और उस आधुनिक युग में कैसे कैसे लोक प्रशासन का विकास हुआ है, हम उस लोक प्रशासन के विकास को कई चरणों में बांट सकते हैं। जैसे प्रथम चरण है 1887 से लेकर 1926 तक। प्रथम चरण 1887 से 1926 तक। प्रथम चरण की शुरुआत 1887 के समय होती है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 1887 में होता है। इसका जन्म कब होता है? लोक प्रशासन का 1887 में होता है। 1887 में होता है। किसके द्वारा होता है? वुडरो विल्सन के द्वारा होता है। वुडरो विल्सन जो होते हैं वह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर होते हैं और वुडरो विल्सन को इस शास्त्र का जनक माना जाता है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है क्योंकि वुडरो विल्सन ने ही सबसे पहले राजनीति और प्रशासन को, राजनीति और लोक प्रशासन को अलग करने का प्रयास किया। 1887 में इन्होंने एक लेख लिखा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ
1887 में इनका एक लेख प्रकाशित होता है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग कहा। राजनीति और प्रशासन को इन्होंने अलग अलग माना। इनका ये मानना था वुडरो विल्सन का कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन अब पृथक विषय हो गया है, राजनीति अलग विषय हो गया है। राजनीति की अलग महत्ता स्थापित हो चुकी है, प्रशासन की अलग महत्ता स्थापित हो चुकी है, इसलिए राजनीति और प्रशासन अलग अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले वुडरो विल्सन ने ही राजनीति और प्रशासन को अपने लेख के माध्यम से, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेख के माध्यम से उन्होंने अलग करने का प्रयास किया। लेकिन जो लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग है, लोक प्रशासन शब्द का जो प्रयोग है, उस शब्द का प्रयोग अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया था सबसे पहले। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कंपटीशन में कि लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा किया जाता है। लोक प्रशासन का पिता कौन है? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन को कहा जाता है। इसके पश्चात जैसे सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है? वुडरो विल्सन की होती है। वुडरो विल्सन के द्वारा राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने का प्रयास किया जाता है। फिर 1900 ईस्वी में फ्रैंक गुडनाव ने 1900 ईस्वी में 1900 में फ्रैंक गुडनाव 1900 में फ्रैंक गुडनाव की एक पुस्तक प्रकाशित होती है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो फ्रैंक गुडनाव की पुस्तक पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिश होती है, इसमें भी उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन और राजनीति अलग अलग है। लोक प्रशासन और राजनीति अलग अलग है। तो इस तरह से फ्रैंक गुडनाव ने भी लोक प्रशासन और राजनीति से लोक प्रशासन को अलग करने का प्रयास किया, क्योंकि इनका यह कहना था कि जहां राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, वहीं प्रशासन का संबंध राज्य के नीतियों के क्रियान्वयन से है। राज्य के नीतियों के क्रियान्वयन से है। जैसा कि वुडरो विल्सन कहते हैं कि प्रशासन का संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से है। अब नीतियां बनाना तो बहुत हो गया, अब जरूरत है हमें नीतियों के क्रियान्वयन की। तो नीतियों का क्रियान्वयन किसके माध्यम से किया जा सकता है? नीतियों का क्रियान्वयन प्रशासन के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो इस तरह से वुडरो विल्सन, फ्रैंक गुडनाव ने लोक प्रशासन को अलग अलग करने का प्रयास किया। फिर 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने यह रिपोर्ट दी, अपनी एक रिपोर्ट दी और उसमें कहा सरकार में काम करने के लिए कुशल व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीति शास्त्र का एक लक्ष्य है। तो परिणाम यह होता है कि जो लोक प्रशासन है वह राजनीति विज्ञान का एक अंग बन गया, एक पार्ट बन जाता है। उस समय 1887 से 1926 के दौरान राजनीति और लोक प्रशासन जो होता है राजनीति विज्ञान का एक अंग बन जाता है और फिर इसके अध्ययन को भारी प्रोत्साहन मिलने लगता है। फिर 1926 में एल.डी. व्हाइट की एक पुस्तक आती है। 1926 में एल.डी. व्हाइट की एक पुस्तक आती है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 1926 में एल.डी. व्हाइट की पुस्तक आती है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन का परिचय नाम की एक पुस्तक आती है। और जो यह पुस्तक होती है लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक होती है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक होती है, जिसमें कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग करने का प्रयास किया गया था।
तो जो एल.डी. व्हाइट की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यह लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक कही जाती है। तो इस काल में जो 1887 से 1926 का काल होता है, इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। वह है लोक प्रशासन का उदय और राजनीति एवं प्रशासन में अलगाव। इस काल की दो विशेषताएं होती हैं। इस काल की दो विशेषताएं होती हैं। पहला, लोक प्रशासन का उदय, लोक प्रशासन का उदय। इस काल में 1887 से 1926 तक जो काल होता है, उस काल के अंतर्गत पहली विशेषता होती है उस काल की लोक प्रशासन का उदय, और दूसरी विशेषता होती है राजनीति एवं प्रशासन का अलगाव। प्रशासन का अलगाव। अब इस काल में राजनीति और प्रशासन को अलग करने का प्रयास किया जाता है, अलग किया जाता है। तो यह भी कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं कि लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण की क्या विशेषताएं होती हैं। लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण की विशेषताएं जो होती है वह लोक प्रशासन का उदय है और राजनीति एवं प्रशासन का अलगाव है। आइए अब द्वितीय चरण को देखते हैं। प्रथम चरण का काल क्या है? 1887 से 1926 तक का। अब द्वितीय चरण शुरुआत होती है 1927 से 1937। 1927 से 1937 के टर्म को हम द्वितीय चरण कहते हैं। और इस चरण का प्रारंभ जो होता है W.F. विलोबी से होता है। W.F. विलोबी की पुस्तक पब्लिश होती है। W.F. विलोबी की एक पुस्तक प्रकाशित होती है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही W.F. विलोबी की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। और इन्हीं की पुस्तक से हम द्वितीय चरण की शुरुआत को मानते हैं। और विलोबी ने यह विश्वास किया, विलोबी ने भी राजनीति का अध्ययन किया, प्रशासन का अध्ययन किया, और उसने अपना विचार प्रकट किया कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और जिनको क्रियान्वित करने से लोक प्रशासन को सुधारा जा सकता है। यानी कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों का क्रियान्वयन से ही लोक प्रशासन को हम सुधार कर सकते हैं, लोक प्रशासन में हम विकास कर सकते हैं। तो द्वितीय चरण की मान्यता थी कि लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक और स्वतंत्र होना चाहिए तथा इसके सिद्धांतों को मोटे तौर पर सहज ही पहचान और परिभाषित किया जा सकता है। इसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं और सहज रूप से हम बहुत आसानी तरीके से उन सिद्धांतों की पहचान भी कर सकते हैं। तो द्वितीय चरण के सभी विद्वानों की यह मानता रही कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है और इसीलिए इसके आगे लोक शब्द लगाना उचित नहीं है। इनका यह मानना था कि प्रशासन जो है उसमें विभिन्न सिद्धांत हैं और जब विभिन्न सिद्धांत हैं तो विज्ञान भी है। अतः जब विज्ञान है प्रशासन, तो इसके आगे लोक शब्द लगाना उचित नहीं है। सिद्धांत सभी जगह लागू होते हैं, यानी कि वह कहते हैं कि सिद्धांत तो सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वह लोक क्षेत्र हो चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे वह लोक क्षेत्र हो चाहे वह निजी क्षेत्र हो, तो सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। और फिर द्वितीय चरण में अनेक विद्वान फिर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि मेरी पार्कर फॉलेट। द्वितीय चरण में मेरी पार्कर फॉलेट, हेनरी फेयोल, उर्विक, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक और रैले जैसे विभिन्न विद्वान होते हैं। इन सभी विद्वानों ने विभिन्न पुस्तकें लिखी। जैसे लूथर गुलिक की हम देख सकते हैं, लूथर गुलिक ने जो सिद्धांत दिया है, पोस्टकार्प का सिद्धांत दिया है। हेनरी फेयोल ने लोक प्रशासन के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। मेरी पार्कर फॉलेट, रैले इत्यादि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इस चरण की यह मान्यता रही कि प्रशासन के भी कुछ सिद्धांत हैं। इस चरण की मान्यता रही
कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों को क्रियान्वित करके हम लोक प्रशासन को सुधार सकते हैं, लोक प्रशासन का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं तृतीय चरण की तरफ। तृतीय चरण की शुरुआत 1938 से होती है। 1938 से 1947 तक के टर्म को हम तृतीय चरण मानते हैं, थर्ड स्टेज मानते हैं। तो इस तृतीय चरण में चेस्टर बर्नार्ड की एक पुस्तक आती है, एक पुस्तक आती है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, चेस्टर बर्नार्ड की। चेस्टर बर्नार्ड की एक पुस्तक आती है। चेस्टर बर्नार्ड की एक पुस्तक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका के कार्य। तो द्वितीय चरण में 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की एक पुस्तक आती है द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका के कार्य। इससे ही तृतीय चरण की शुरुआत मानी जाती है। तृतीय चरण की शुरुआत इससे मानी जाती है। और जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया था, ये जो पुस्तक प्रकाशित हुई चेस्टर बर्नार्ड की, इस द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में लोक प्रशासन के किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया था। फिर 1946 में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक 1946 में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आती है। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1946 में हर्बर्ट साइमन की पुस्तक आती है। इसमें यह सिद्ध किया गया था कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें यह सिद्ध किया गया था इस पुस्तक में हर्बर्ट साइमन ने कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इसीलिए हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन को किंवदंतियों की संज्ञा दी। किंवदंतियों की संज्ञा दी, यानी किंवदंतियों की, यह आ सकता है कि लोक प्रशासन को किंवदंतियों की संज्ञा किसने दी, तो हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन को किंवदंतियों की संज्ञा दी। फिर 1947 में रॉबर्ट डाल ने अपने एक लेख 1947 में रॉबर्ट डहल ने अपने एक पुस्तक में लिखा कि लोक प्रशासन और राजनीति। रॉबर्ट डाल ने अपने एक पुस्तक में लिखा कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, हम लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं, लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से तृतीय चरण में ये जो कुछ विद्वान होते हैं, इन्होंने सिद्धांतों की कोई चर्चा नहीं की थी। इन्होंने लोक प्रशासन में कहा कि लोक प्रशासन में कोई सिद्धांत नहीं है, हमें केवल कार्य करना चाहिए, और इस कार्यों के आधार पर द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक पब्लिश होती है। इन कार्यों के आधार पर द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक चेस्टर बर्नार्ड की पब्लिश होती है। इसी तरह से 1946 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन के द्वारा लाई जाती है कि प्रशासन में हम किस तरह से कार्य करते हैं। तो कार्य करें, तो इन्होंने केवल कार्यों पर जोर दिया, सिद्धांतों पर जोर नहीं दिया। इन्होंने यह भी कहा कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। तो इस चरण की प्रधानता यही रही कि लोक प्रशासन का अध्ययन चुनौतियों और आलोचनाओं से भरा है। चुनौतियों एवं आलोचनाओं से भरा है। तृतीय चरण के अंतर्गत लोक प्रशासन की विशेषता यह रही कि इसमें यह कहा गया कि लोक प्रशासन का अध्ययन चुनौतियों एवं आलोचनाओं से भरा पड़ा है। आइए अब चलते हैं चतुर्थ चरण की तरफ। चतुर्थ चरण का जो काल होता है वह 1948 से 1970 है।
इसके काल को हम 1948 से 1970 1948 से 1970 के काल को हम चतुर्थ चरण कहते हैं। यह तिथि चरण है। दूसरा, तीसरा और चौथा। चतुर्थ चरण के इस काल को हम लोक प्रशासन के संकट का काल कहते हैं, यानी कि इस युग को हम संकट का काल कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चरण को हम संकट का काल कहते हैं। लोक प्रशासन के विकास के किस युग को हम संकट का काल कहते हैं। तो लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण, लोक प्रशासन के विकास में चतुर्थ चरण को हम संकट का काल कहते हैं। 1948 से 1970 का काल होता है, यह संकट का काल होता है। लोक प्रशासन, चूंकि इसके पहले लोक प्रशासन ने अपने अध्ययन के लिए जिन जिन अच्छाइयों को गिना रहा था, जिन जिन उपलब्धियों को गिना रहा था, वह इस काल के दौरान नाकामयाब हो गई। चतुर्थ चरण से पहले लोक प्रशासन अपने को अपने में जिन जिन अच्छाइयों की, जिन जिन विशेषताओं की बात कर रहा था, जिन जिन उपलब्धियों की बात कर रहा था, इस चतुर्थ चरण में उन सभी को बेकार कर दिया गया। उन सभी को बेकार कर दिया जाता है, उन सभी के सिद्धांतों को नकारा साबित कर दिया जाता है और उसकी आलोचनाएं होने लगती हैं। इसकी आलोचनाएं होने लगती हैं, लोक प्रशासन की आलोचनाएं होने लगती हैं और लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध में अनेक संदेह उठ जाते हैं और यह एक विवादित विषय बन जाता है। इसीलिए 1948 से 1970 के काल को हम संकटावस्था कहते हैं। स्वरूप की संकटावस्था कहते हैं। इस युग में लोक प्रशासन में दो रास्ते अपनाएंगे। पहला तो कुछ तो इसमें जो होते हैं, कुछ राजनीति में आ जाते हैं। जो कुछ विद्वान होते हैं, कुछ विद्वान राजनीति में आ जाते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। कुछ विद्वान राजनीति में आ गए हैं और इसमें से दूसरी जो विशेषता होती है, उन्होंने अपने को प्रशासन में ही रखा। यानी कि इन विद्वानों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, लोक प्रशासन की आलोचनाएं होने लगती हैं और कुछ विद्वान कहते हैं कि लोक प्रशासन विषय नहीं है, इसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई हम विकास नहीं कर सकते हैं, यह राजनीति का ही भाग है। तो इसलिए वह भागकर राजनीति में आ जाते हैं, यानी राजनीति का मतलब राजनीति विज्ञान विषय में आ जाते हैं। और लेकिन कुछ इसी में विद्वान रहते हैं जिन्होंने लोक प्रशासन को समझा, उसके महत्व को समझा, तो वह लोक प्रशासन में ही बने रहें और लोक प्रशासन के विकल्पों की खोज हुई। यानी कि लोक प्रशासन के नए नए विकल्प की खोज होती है, विकल्प की खोज होती है। तो इस तरह से इस चरण के अंतर्गत जो लोक प्रशासन के विद्वान होते हैं वह दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक राजनीति में चले जाते हैं, यानी कि राजनीति विज्ञान में को अपना लेते हैं, और एक लोक प्रशासन में ही रहकर विभिन्न विकल्पों की खोज करने लगते हैं। तो लोक प्रशासन की जिन विकल्पों की खोज हुई थी वह था प्रशासनिक विज्ञान, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, प्रशासनिक विज्ञान। लोक प्रशासन के जिन विकल्पों की खोज हुई वह था प्रशासनिक विज्ञान, और लोक प्रशासन, व्यापार प्रबंध आदि सभी ने मिलकर प्रशासनिक विज्ञान की नींव डाली। और यह तर्क उन्होंने दिया कि प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो। इन्होंने यह तर्क दिया कि प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक क्षेत्र में हो। तो इस काल में जो कुछ विद्वान होते हैं वह राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि लोक प्रशासन तो राजनीति का ही अंग है। और कुछ ऐसे विद्वान थे जो लोक प्रशासन में विभिन्न विकल्पों की तलाश करते हैं। फिर एक नए विकल्प की खोज होती है, वह होती है प्रशासनिक विज्ञान। एक नए विकल्प की खोज होती है, वह होती है प्रशासनिक विज्ञान, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की खोज होती है। इस युग में जो होता है, इस युग में लोक प्रशासन अपने को सौतेला महसूस करने लगता है, अकेलापन महसूस करने लगता है। सौतेलापन और अकेलापन आ जाता है। इस युग में लोक प्रशासन स्वयं को सौतेलापन महसूस करने लगता है, अकेलापन महसूस करने लगता है, क्योंकि लोक प्रशासन को पृथक विषय देते देते इसको अनेक उप विषयों से असंबद्ध कर दिया गया था। आइए अब चलते हैं पंचम चरण की तरफ। राजनीति विज्ञान में जो पंचम चरण की शुरुआत होती है वह 1971 से माना जाता है।
चूँकि जो चौथा चरण होता है या चतुर्थ चरण होता है, वह चतुर्थ चरण होता है, वह 1948 से 1970 का काल होता है। और 1970 का काल जैसे समाप्त होता है वैसे 1971 से पंचम चरण की शुरुआत हो जाती है। पंचम चरण के अंतर्गत प्रशासन की सबसे अधिक ये विशेषता रही कि प्रशासन में अनेक चुनौतियां होने के बावजूद भी, अनेक प्रकार की आलोचनाएं होने के बाद भी यह जो विषय होता है पॉपुलर होने लगता है। यह विषय पॉपुलर होने लगता है, लोकप्रिय होने लगता है, लोक प्रशासन लोकप्रिय होने लगता है। और विभिन्न विषयों के विद्वान जो होते हैं, विभिन्न विषयों के विद्वान जो होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स के विद्वान, सोशियोलॉजी के विद्वान, एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान आदि विभिन्न विषयों के जो विद्वान होते हैं वह लोक प्रशासन विषय में रुचि लेने लगते हैं, लोक प्रशासन में रुचि लेने लगते हैं। और विभिन्न अध्ययनों और प्रयत्नों के बाद, विभिन्न अध्ययन और विभिन्न प्रयत्न के बाद यह जो लोक प्रशासन होता है यह इंटरडिसिप्लिनरी विषय बन जाता है, यानी कि अंतः अनुशासनात्मक विषय बन जाता है, अंतर अनुशासनात्मक विषय या अंतर विषय बन जाता है। और परिणाम यह होता है कि लोक प्रशासन का विस्तार होने लगता है और तुलनात्मक लोक प्रशासन, विकास प्रशासन आदि का प्रादुर्भाव होने लगता है। यानी कि इस काल में हम देखते हैं कि 1970 के बाद जो 5 चरण होता है इसमें लोक प्रशासन का विस्तार होने लगता है और अंतर विषय बन जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ये बन जाता है। विभिन्न विषयों को साथ साथ लेकर इसमें अध्ययन किया जाता है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन सभी विषयों के साथ संबंधित है, सभी विषयों के साथ कोरिलेटेड है या अंतर संबंध है या अंतर विषयी है। यानी कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन सबसे अधिक अंतर विषयी विषय है। हम देखते हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास होता है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का विकास होता है, विकास प्रशासन का विकास होता है। और इस काल में लोक प्रशासन में विभिन्न प्रयोग होते हैं, विभिन्न अनुसंधान होते हैं और विभिन्न प्रयोग और अनुसंधानों ने लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को आगे बढ़ाया, लोक प्रशासन के विषय को आगे बढ़ाया और यह एक विषय के रूप में प्रतिस्थापित हुआ और यह एक अनुशासन के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। और आज यह हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है कि हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन में केवल पश्चिमी देशों का ही अध्ययन नहीं किया जाता है बल्कि पाश्चात्य जगत का अध्ययन किया जाता है, यूरोपीय जगत का अध्ययन किया जाता है, अफ्रीकी जगत का अध्ययन किया जाता है और भारत का अध्ययन किया जाता है। यानी कि लोक प्रशासन की परिधि में पूरा विश्व ही अब आ चुका है। और लोक प्रशासन एक संस्कृति के घेरे से निकलकर विभिन्न संस्कृतियों की ओर उन्मुख हुआ है, विभिन्न संस्कृतियों की ओर उन्मुख हुआ है या अन्य संस्कृतियों की ओर उन्मुख हुआ है, जिसने इसको अधिलाभ पहुंचाया और इसका अत्यधिक विस्तार हुआ। और लोक प्रशासन के अंतर्गत हम देखते हैं कि नवीन लोक प्रशासन का भी उदय हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका जो अगला पार्ट होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में या विषय के रूप में कैसे कैसे विकास हुआ है। अगले वीडियो में मैं इसका मूल्यांकन करूंगा। तो हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का जो प्रथम चरण होता है वह 1887 से लेकर 1926 तक का काल लोक प्रशासन का यह प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण कहा जाता है। और 1927 से 1937 को हम द्वितीय चरण कहते हैं, 1938 से लेकर 1947 तक के काल को हम तृतीय चरण कहते हैं, 1948 से लेकर 1970 के काल को हम चतुर्थ चरण कहते हैं। और 1970 से लेकर अब तक के काल को हम पंचम चरण कहते हैं। तो लोक प्रशासन के विकास के ये 5 चरण है, इनको आप याद रखिएगा। याद रखिए कि 1948 से 1970 का जो चतुर्थ चरण होता है वह संकट का काल होता है, और लोक प्रशासन का उदय और राजनीति और प्रशासन का अलगाव जो होता है प्रथम चरण में होता है।
1887 से 1926 तक प्रथम चरण में होता है। तो ये 5 चरण है, इनको आप याद रखिएगा कि इतने टर्म में, यानी कि 1887 से लगातार लोक प्रशासन का विकास ही होता रहा है और अभी भी विकास हो रहा है। इसके शेष भाग के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।